जितना हो पाता है हमें उतने तक हम कंफर्टेबली पढ़े और फिर हल्का सामने आए, मैं उनकी बॉल पर चौके छक्के लगा ही सकता हूँ। सो इट हैपेंस ना, इट्स इम्पोर्टेंट नहीं मानते, पर जो मोड और मीडियन है इसे हमें बहुत मतलब उस लेवल पर लेके चलना होता है। इम्पोर्टेंट। एक एक कदम कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात का आभास हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपिसोड नंबर 1 से शुरुआत हुई और आज हम हैं एपिसोड नंबर 11 पे, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। और आज हमारे साथ हैं लक्ष्य की एक शॉर्ट वीडियो आई थी और उस दिन 4-5 वीडियो शूट किए गए थे 2-2 मिनट के, और वहाँ से हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला और वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसा मैंने कहा, एक एक कदम हमें अपनी मंजिल की तरफ लेके जाता ही है। 11 एपिसोड एक साथ नहीं शूट किए जा सकते, एक एक करके हम 11वें तक पहुंचे हैं और आशा यह करते हैं कि हम आगे जाएंगे, बेहतरी के साथ आगे बढ़ेंगे और जो आज हम हैं आने वाले कुछ दिनों में इससे काफ़ी बेहतर करेंगे। हमारे बच्चे पूरे सपोर्टिव हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, एंड ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए हैं। आप सभी देखते होंगे किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। सिलेबस को हम आने वाले दिनों में प्रायोरिटी देने वाले हैं। 80-90% हमारे क्वेश्चन जो होंगे सिलेबस से होंगे और लक्ष्य से आज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा उनकी हॉबीज़ के बारे में, वो पूरा उनकी दिनचर्या क्या है, किस तरीके से वो इस पूरे प्रेशर को हैंडल करते हैं। 10th पहली बार जो आप उनका बोर्ड होगा, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता ही है बोर्ड का प्रेशर, तो किस तरीके से उस दबाव को ग्रहण करते हैं, उससे रिकवर कर पाते हैं, और किस तरीके से जो रोज़ के हिंड्रेंस होते हैं लाइफ में उस बीच में वो किस तरीके से संतुलन बना पाते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। तो पहला क्वेश्चन मेरा लक्ष्य से यही है। तो सर सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी जो हॉबी है वो क्रिकेट खेलना है। मैं जब खेलने जाता हूँ तो सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का अच्छी बॉल फेंकता है, और मैं पढ़ाई को भी मतलब उस स्तर पर ही रखता हूँ जितना मैं खेलता हूँ, मतलब उसी स्तर पर रखता हूँ। और अब जैसे मैं स्कूल में, इस वक्त मैं स्कूल में हूँ, अब मैं घर जाकर सभी को नमस्कार करूँगा अपना, मतलब हाथ जोड़कर। और सर, और फिर स्कूल से जाकर जो हमारा मतलब हाथ मुंह धोकर खाना खाना, फिर सर थोड़ी देर पढ़ना, फिर मतलब सो जाना, फिर शाम के टाइम ट्यूशन जाकर वहाँ से आकर फिर खाना वाना खाना, और फिर से एक बार अपने माता पिता को नमस्कार करना, और फिर रात को जो हमारी पढ़ाई होती है, मैं जानता हूँ कि हाँ सभी पर 10th का जो बोर्ड है उसका बहुत ही ज़्यादा दबाव है, क्योंकि अब के जो हमारे बोर्ड हैं वे ऑप्शनली हैं। तो मैं सभी को मतलब इतना दबाव नहीं लेना चाहिए। जो पढ़ाई है मतलब अपने उसी लेवल पे करनी चाहिए जितनी लेवल पे वो कर सकता है। अगर वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो उसकी जो मतलब एजुकेशन लेवल है वो नीचे गिर सकती है। इसलिए जो भी लड़का मतलब बच्चा अपनी जितने लेवल पे पढ़ाई करता है वो उतने ही लेवल पे पढ़ाई करे। अच्छा, ज़्यादा अगर पढ़ाई करेगा तो एजुकेशन कैसे नीचे गिरेगी? सर वो अगर मतलब माइंड अपना ज़्यादा चलाएगा सर, वो मतलब ऐसा हो जाता है लक्ष्य कि अगर मैं थक गया हूँ इस बात से, अगर उसके बाद भी करते रहता है तो उसका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। यस सर, हाँ, एनर्जी वेस्ट होती है क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाता। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि फोकस जितना हो पाता है हमें उतने तक हम कंफर्टेबली पढ़े और फिर हल्का सा रिलैक्स अपने आप को कर लें। आफ्टर दैट वी मस्ट स्टार्ट रीडिंग फॉर द सेकंड टाइम। ऐसा हो सकता है? हाँ यस सर। अच्छा लक्ष्य, आपने की है क्रिकेट की बात, कल एक खबर आई है विराट कोहली हैज़ गिवन अप, T20 की कप्तानी से वे हट चुके हैं और ये वर्ल्ड कप जो होगा उसके बाद में वो कप्तानी नहीं करेंगे। आपने सुनी? अभी तक नहीं सुनी है। क्रिकेट की बात की है तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में आपको बैट्समैन ज़्यादा आकर्षित करते हैं, बॉलर ज़्यादा आकर्षित करते हैं? और क्यों करते हैं? सर बॉलर। व्हाई? सर मतलब बॉलर जितनी मेहनत करता है उतना बैट्समैन नहीं करता, क्योंकि बॉलर सोचता है कि मुझे मतलब अपना बेस्ट देना है, चाहे वो मैच हारे या जीते उसे अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारी मेहनत उसकी जो मेहनत होती है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो इस मैच के लिए। अच्छा टीम वर्क है तो टीम में तो दोनों ही सोचते हैं,
कि मैच जीतें। मेहनत तो इक्वली करते हैं बैट्समैन भी। तो आप क्यों इस तरफ हो कि सिर्फ बॉलर ही मेहनत करते हैं? सर मेरा मतलब वो नहीं कि बैट्समैन मेहनत नहीं करते, मतलब बैट्समैन, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो धोनी है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ क्योंकि उनकी जो कीपिंग है वो बहुत ही कीपिंग हाँ, उनकी जो कीपिंग है वो बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और कभी कभी वे बॉल भी फेंकते हैं, जैसे उन्होंने वनडे मैच में बॉल फेंकी थी सर। इसलिए मैं मना नहीं कर रहा कि बैट्समैन उतनी मेहनत नहीं करते, बैट्समैन भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी बॉलर करते हैं। पर बॉलर ये सोचता है कि कितना भी बड़ा प्लेयर मेरे सामने आ जाए मैं उसे आउट कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम द बैट्समैन थिंक कि कितने बड़ा बॉलर हमारे सामने आए, मैं उनकी बॉल पर चौके छक्के लगा ही सकता हूँ। सो इट हैपन्स ना, इट्स अ टीम वर्क के ऊपर बात आई है। आप क्या सोचते हैं कि टीम वर्क हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से टीम अगर एकजुट नहीं है तो किस तरीके से डेवस्टेशन हो सकता है उस पूरे संस्था के अंदर, टीम के अंदर? क्योंकि टीम के बिना मैच जीते नहीं जाते। कोई एक इंसान कब तक मैच जिता सकता है? आपको अल्टीमेटली आपके टीम को परफॉर्मेंस देना ही होगा। तो क्या विचार रखते हैं आप? जैसे हमारी क्लास में भी अगर मैं आप बात करूं, एग्जाम से पहले टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हेल्प नहीं करनी, बट बिफोर एग्जामिनेशंस वी हैव टू हेल्प ईच अदर, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो निकल। तो टीम वर्क का आपकी नज़रों में क्या रोल है? सर जैसे हम सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे, मतलब ऐसे हम ग्रुप में भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्रदर्स हैं विशाल एंड परीक्षित, उनके साथ बैठकर अगर हम सेल्फ स्टडी करें, मतलब ग्रुप में बैठकर, तो जो स्टडी है वो बहुत ही मतलब एक तरह से इजी हो जाएगी। जैसे मुझे क्वेश्चन नहीं मालूम तो विशाल और परीक्षित बता ही देंगे मुझे ये ऐसे होगा। और उसका जैसे मैथ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे सॉल्यूशन नहीं कर पाते हम, जैसे मतलब कैलकुलेशन कितने बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत, ऐसे ही मैं विशाल से पूछ लेता हूँ तो विशाल हमें सही आंसर करते हैं। अच्छा, हमारा एक अभी रिसेंटली प्रोबेबिलिटी को हमने डिस्कस किया है, उससे पहले हमने स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस किया। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं और आप स्टेटिस्टिक्स के बारे में आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या क्या पढ़ा है और किस किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है आपने? सर स्टेटिस्टिक्स में हमने 3 टाइप पढ़े हैं, मीन, मोड और मीडियन। और मीन से पता लगता है कि ये हमें एवरेज देगा। मोड क्या होता है? मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। और मीडियम हमें बिल्कुल बीच में मिडिल मोस्ट टर्म देखनी होती है उसमें, उससे हमारी जो हाँ मिडिल मोस्ट टर्म देता है। और ये मीन को तो हम इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं मानते, पर जो मोड और मीडियन है इसे हमें बहुत मतलब उस लेवल पर लेके चलना होता है। भी इम्पोर्टेंट होता है, तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। पर कहना तो सरासर ही गलत होगा कि मीन इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज मीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एवरेज निकलता है उससे। यस सर हम मोड और मीडियन को उस लेवल पर लेके चलते हैं, इतना मतलब हम मीन को नहीं लेके चल पाते। मोड में जैसे कि आपको पता है सर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेके हाँ उसमें से हमें एल बहुत मतलब लोअर क्लास लिमिट का पता लगेगा। अच्छा, हमें क्लास इंटरवल से पता ही लग जाता है। और सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसमें हमें मतलब जैसे उसका फॉर्मूला है a+fi-f0 f1 -f0 अपॉन 2f1 -f0 -f2 इंटू h। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि f1 ये f0 क्या है। जो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं ना सर, उससे जो प्रीसीडिंग टर्म होगा वो हमारा f0 होगा, और जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पकड़ी वो हमारी f1 होगी, और जो उससे मतलब बाद सक्सीडिंग होगी वो हमारी f2 होगी। तो और h हमें जैसे कि पता ही लग जाता है कि क्लास इंटरवल में से हमें h मिल जाता है, डिफरेंस क्लास साइज मतलब। तो उससे हम फॉर्मूले में उसे मतलब सभी चीज़ों को पुट कर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक दो चीज़ें कही हैं लक्ष्य, एक दो चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे आपने पहले ही इम्पोर्टेंटली कहा कि मीन उतना मायने नहीं रखता, तो मेरे विचार से मीन भी बहुत मायने रखता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह हैं। आपने जिक्र किया है मोड को निकालने का, हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। मीडियन में हम मिडिल मोस्ट टर्म की बात करते हैं। अगर हम सारे ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल दें तो वो हमें दे देता है मिडिल मोस्ट टर्म। 9th में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी लक्ष्य, कि हमारे पास में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और एक होती है हमारे पास में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मिडिल मोस्ट टर्म को देखने का तरीका क्या होता है? आपको कुछ याद है?
नो सर। नहीं है, मैं दूं? सर 5 बच्चे बैठे हैं हमारे, अगर एक सीट पे 5 बच्चे बैठे हैं और हमें कहा गया है कि बिल्कुल मिडिल वाला बच्चा आपको चूज करना है, यस सर। तो आप 2 को छोड़ देंगे, बाद के 2 को छोड़ देंगे। इसका एक नियम है, अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो हम सीधा करेंगे 5 + 1/2, यानी n + 1/2, थर्ड आ जाएगा। यस सर। 5 + 1 6 / 2 वी गेट 3। तो पहले से यानी कि तीसरे नंबर के बच्चे को हमें उठा देना है, वही हमारा मिडिल मोस्ट बच्चा हो गया हमारा। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं ना, तो उसमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इवन में अगर 6 बच्चे बैठे हुए हैं सीट पे, तो हम देखते हैं कि जो मिडिल मोस्ट जो आया वो तो एक तो आया नहीं, 2 आए, 2 में से कौन सा लेना है। तो हम देखो करते क्या है, हम सबसे पहले n/2 करते हैं, वो टर्म लिख लेते हैं। n/2 का मतलब थर्ड टर्म हो गई, 6/2 हो गए। और आफ्टर दैट n/2 + 1, यानी फोर्थ भी लिखनी पड़ेगी, यानी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। आप समझ गए? इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से हम निकालते हैं। मेरे विचार से मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, लक्ष्य कि ये आपको पता होना चाहिए था, बट नहीं पता है। जैसे मैंने कहा है कि ऐसा हो जाता है कि नहीं पता होता। मीडियन के बारे में जो हमने 10th में पढ़ा है, उसके बारे में आप बताएंगे? मीडियन का, जैसे कि आप सभी को पता है, मीडियन का सीधा सीधा मतलब होता है मिडिल मोस्ट टर्म। और मीडियन में हमारा मिडिल मोस्ट टर्म, जैसे मैं आप सभी को पहले फॉर्मूला बताना चाहूँगा। मीडियन का फॉर्मूला है a + l + n/2 - CF/F × h। जैसे कि हमें पता है, अब हमें क्लास मार्क में से मतलब फ्रीक्वेंसी में से मिडिल मोस्ट टर्म पकड़नी होगी। आप सोच रहे होंगे अभी हम जे एल है लोअर क्लास लिमिट हम कहाँ से लें, तो इसलिए हमें मिडिल मोस्ट टर्म पकड़नी होगी। और जो हम मिडिल मोस्ट टर्म पकड़ेंगे उसके ही क्लास इंटरवल को सर, वो सबसे ग्रेटेस्ट, वो मिडिल मोस्ट टर्म सबसे बीच की सर। कैसे पता? अभी कुछ दिखता नहीं है उस टेबल में। यस सर। ये कौन सी ले? ये तो हमें, मैंने सुबह से मैं बताता आ रहा हूँ। यस सर। n/2 से जस्ट हायर CF, हायर। लगातार दूसरा इंटरव्यू है और उसमें बताया गया है। तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लक्ष्य, फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। n/2 हमने निकाला है, एक वैल्यू आई है हमारे पास, उससे जस्ट हायर, जस्ट ग्रेटर CF लेना है, और वही हमारा मीडियन क्लास होगा। L हम वहीं से लेंगे, F हम वहीं से लेंगे, और जो CF होगा उसके प्रीसीडिंग टर्म लेना होगा। यस सर। ग्रामर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। कुछ सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, गलत होंगे या सही होंगे, वो बाद की बातों में है। कुछ पूछ लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पिछले 25 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ और आपको ये ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, तो आप किस तरीके से करेंगे? सर, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 25 ईयर्स। मुझे एक गलती लगती है इसमें, आप ऑब्जर्व करें इसे दोबारा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 25 ईयर्स। देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज एन एरर। एक एरर है, उसे फाइंड आउट करें। सर 4 आएगा सर यहाँ पे। 4 आएगा। यस सर। आपको क्यों लगता है कि सिंस आएगा? सिंस, यस सर। आपको लगता है कि 4 आएगा? 4 आएगा सर यहाँ पे। सर सिंस मतलब पुरानी चीज़ें के लिए, मतलब पुरानी तो दोनों ही है। हाँ, पुरानी सर दोनों ही होती हैं, पर 2 तरीके के समय होते हैं। 2 तरीके के समय होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और ये अनिश्चित समय में इसकी कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे। एक बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन हुआ है, लगातार 4-5 एपिसोड में हुआ है। वो एक सीन है, आप हो उसमें, मेहमान बन के गए हो, चाय का सिप, चाय है नमकीन, आपका रिएक्शन? सर जैसे ही मैं चाय का सिप लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो नमकीन है। देन सर फिर मतलब जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने नहीं मतलब बता पाऊँगा। वे भी कहेंगे कि चाय तो हमेशा मीठी होती है, नमकीन कैसे, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो वो चाय है पी नहीं है। इसलिए मैं जाके सीधा उसको बताऊँगा जिसने चाय बनाई है। वो सीधा उसी नहीं के बताएंगे जिसने चाय बनाई, मानने वाला ही नहीं है। यस सर। फिर उसे सर पीनी पड़ेगी ना वो पहले,
पहले पिएगा। हाँ। घबराहट है यहाँ पे बैठ के? आई फील दैट घबराहट है। कैसी घबराहट? सर पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि हम पहली बार ही हमारा पहला इंटरव्यू है, इसलिए थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। अच्छा, हेजिटेशन में चीज़ें बिगड़ जाती हैं और हमें चाहिए होता है बिल्कुल बेस्ट। तो जब हमें पता ही है कि हमें बेस्ट चाहिए होता है और हेजिटेशन उस बेस्ट को स्पॉइल करेगी, तो हेजिटेशन क्यों लाना अपने अंदर? अरे आराम से बोलो, कोई नहीं है या कोई है भी है, उससे कोई क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये इंजन चला, जैसे मैंने बताया आपको, लाइफ में भी इस तरीके के हिंड्रेंसेस आते हैं। हमने सोचा था कि सेटअप ऐसा तैयार करेंगे जहाँ पर कोई भी अवरोध नहीं होगा, बट अवरोध होता ही है। और अवरोध के बीच से निकल के जाना ही विनर्स की पहचान होती है। हमारी लाइफ में सभी के में स्ट्रगल है, उन स्ट्रगल के बीच से हमें गुजर के जाना है, उन स्ट्रगल्स को हमें ओवरकम करना है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप किन तरीके की चीज़ों से मोटिवेट होते हैं? क्योंकि आपके आसपास एक माहौल है, और मैं मनीष भैया का जिक्र करना चाहूँगा। ही इज़ someone who can motivate you in a great way. इस तरीके के जो पर्सन हमारी लाइफ में होते हैं सराउंडिंग में, उनसे शिक्षा मिलती है? सर जो हमारे भैया हैं, मनीष भैया, वे हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे सर अब हमारे पास सेंट मैरी के कुछ टीचर्स आए थे, उन्हें एक प्रोग्राम करना था सॉन्ग का, तो मनीष भैया ने मुझे कहा कि तू कर इसे, तू अच्छा गाता है। तो सर मैंने प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। भैया ने मतलब जब मैंने उनके सामने पहली बार जब वो गाना गाया टीचर्स के सामने, तो जो मेरी घबराहट थी वो मुझे अलग ही महसूस हो रही थी, और जो देख रहे थे मुझे उन्हें भी। फिर मनीष भैया ने मुझे मतलब ऐसे मोटिवेट किया कि मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रही उनके सामने। जब मैंने उनके सामने दूसरी बार गाना गाया तो वे बहुत खुश हुए और कहा कि वेल डन बेटा। मोटिवेशन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है, और वो लोग जो हमें इनकरेज करते हैं, उनका एहसान, उनके लिए कृतज्ञ होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और वो हमेशा मुझे भी, मैं कोई भी काम करता हूँ तो वो मोटिवेट करते हैं। और ज़्यादा हमारी बातचीत अब नहीं होती है, बट जब भी हमारा मन करता है एक दूसरे से बातचीत करने का, तो हम टच में आते भी हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हमारे साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। और इस इंटरव्यू को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बोनस के रूप में आपके लिए हम पूछ लें। हमने पहले चैप्टर में एक डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ी थी। हम भाग करना जानते हैं, डिवाइड करना जानते हैं ना? हम 5 से अगर 27 को भाग करते हैं तो 5 5 25 और 2 नीचे आता है शेष। वो डिवीज़न एल्गोरिदम अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं? कोशिश करो। सर हमें डिवाइजर दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है, तो लास्ट में सर हमें मतलब हम डिवाइड उसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा, और जो शेष हुआ है, जो शेष बचा है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। पूरी एल्गोरिदम बनती है पूरी। सर वो सॉरी माइंड से स्लिप हो गया सर। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। वो माइंड से स्लिप होने जैसी चीज़ अब के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। तो डिविडेंड जो होता है बराबर होता है, आप इसको एक पिक्चर के रूप में ले लेते हैं। भाग का सवाल आपके माइंड में, जैसे कि मैंने आपको बनाया ही है 27 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है? तो ये हो जाता है डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, या डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ें लक्ष्य बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन कई बार हमें इन्हें भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए। अच्छा लगा? मोटिवेशनल चीज़ें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। एपिसोड जाएगा यूट्यूब पे, कोशिश मैं ये करूँगा आपको भी समझाने की, लोगों को भी, कि वो देखा जाए, और आपको पूरा का पूरा एनालाइज करना है कि कहाँ पे फंबल है, कहाँ पे आप घबरा रहे हो और कहाँ पर हम चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य अपेक्षा के अनुरूप रहा। मोटिवेशन के बारे में बात हुई, सिलेबस के बारे में भी बात हुई। चीज़ें आगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगले आने वाले इंटरव्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे।
आपके जो जीवन है उसकी मंगल कामना के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं।